नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 7th की सामाजिक करते हैं यानी सोशल साइंस। तो बच्चों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे मैं आपकी क्लास की रोज़ाना वीडियो डालता रहूं और आप अच्छी तरह से उनको देखते रहो। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 7th की सामाजिक करते हैं यानी सोशल साइंस और इतिहास का पाठ करते हैं। ठीक है बच्चों, जिसका नाम है मध्यकालीन भारत। तो हम क्या करते हैं, इतिहास का पाठ कौन सा करेंगे, मध्यकालीन भारत। कब, कहाँ और कैसे, ये आपका लेसन का नाम है। तो आइए बच्चों, यहाँ से शुरू करते हैं हम। संपूर्ण इतिहास को 3 विस्तृत कालों में बांटा गया है। एक तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, जो आपका इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है बच्चों। प्राचीन काल का विस्तृत पूर्व इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन काल का जो विस्तार है पूर्व इतिहास से लगभग 8वीं शताब्दी तक, मध्यकाल का 8वीं शताब्दी से लगभग 18वीं शताब्दी ईस्वी तक तथा आधुनिक काल का 18वीं शताब्दी से अब तक है। ठीक है बच्चों, तो दोबारा देखते हैं। पूर्व इतिहास जो आपका वो लगभग 8वीं शताब्दी तक है और जो मध्यकाल भारत जो आज हम कर रहे हैं वो 8वीं शताब्दी से लगभग 18वीं शताब्दी तक है। ठीक है, तथा जो आधुनिक काल है वो 18वीं शताब्दी से अब तक का है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। इन काल में घटित मुख्य परिवर्तन की दृष्टि से इतिहास को उपरोक्त 3 कालों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। पिछली कक्षा में आपने प्राचीन काल के विषय में पढ़ा था। इस कक्षा में आप कौन सा काल पढ़ेंगे, मध्यकाल, है ना। ये तो पढ़ रहे हैं आज हम। ठीक है बच्चों, तो प्राचीन काल के अंतिम चरण में हर्षवर्धन एक प्रमुख शासक था। तो प्राचीन काल में जो अंतिम चरण है किसकी बात हो रही है, हर्षवर्धन की। एक प्रमुख शासक था। 647 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु होगी। तो बात करें हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई, 647 ईसा पूर्व। यह आपको याद रखनी है ऐसी बातें। ठीक है बच्चों, उनकी मृत्यु के पश्चात बहुत से छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आ गए। इन राज्यों के शासक आपस में युद्ध करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की शक्ति अक्षीण होती गई। अक्षीण का मीनिंग होता है बच्चों कमज़ोर होती गई। और ये परिस्थितियां मुस्लिम शासकों के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। 8वीं शताब्दी के शुरुआत में यानी प्रारंभ में मुस्लिम शासकों ने भारत पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए तथा यहाँ के कई क्षेत्रों को अपने अधिकार में करके भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना प्रारंभ कर दी। अनंतः इस काल को ही परिवर्तन काल माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो मुस्लिम शासक है उन्होंने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए और यहाँ के कई क्षेत्र अपने अधीन ले लिए। ठीक है, और भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो इस काल को क्या कहा जाता है, परिवर्तन काल। भाई, जब कुछ घटना घटित होगी तो उसमें परिवर्तन तो होगा ही, तो क्या नाम दे दिया, परिवर्तन काल। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी के दौरान मुस्लिम साम्राज्य की शक्ति कमज़ोर हो गई। 18वीं शताब्दी के दौरान किस साम्राज्य की शक्ति कमज़ोर हो गई, मुस्लिम साम्राज्य की। ठीक है बच्चों, क्योंकि अब ब्रिटिश मतलब अंग्रेज लोग स्वयं को भारत में स्थापित करने लगे थे, है ना। अंग्रेज आ गए थे ना हमारे देश में। यह भारत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। अनंतः इस शताब्दी को आधुनिक काल के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है बच्चों, तो जब ब्रिटिश जो साम्राज्य है उनका स्थापित हो गया था तो धीरे धीरे अंग्रेज लोग यहाँ आकर बस गए और उन्होंने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। तो इसको क्या नाम दिया गया, आधुनिक काल। ये परिवर्तन न केवल राजनीतिक क्षेत्रों में बल्कि आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में भी हुए थे। अब बात करते हैं इनके क्षेत्र की। जो इनका साम्राज्य था उसका विस्तार कैसे हुआ, कैसे फैला हो। हमारी बहुत सी भूतकालीन ऐतिहासिक घटनाएं वर्तमान भारत की सीमाओं के बाहर घटित हुई थी। ठीक है बच्चों,
हमारी बहुत सी भूतकालीन जो ऐतिहासिक घटनाएं यानी जो पुरानी हैं वर्तमान भारत की सीमाओं के बाहर घटित हुई थी। यदि हम मध्यकाल के प्रारंभ में भारत के आकार की यानी उसके साइज की कल्पना करें तो हमें यह ज्ञात होगा कि इसका विस्तार जो फैलाव है वो पश्चिम में अफ़गानिस्तान से पूर्व में म्यांमार तक तथा जिसमें वर्तमान जो अपना अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका आदि देश सम्मिलित थे। ठीक है बच्चों, हालांकि इस कक्षा में हमारा अध्ययन वर्तमान भारत पर ही केंद्रित होगा। जो आपकी कक्षा 7 है इसमें सिर्फ हम भारत की ही बात करेंगे। ठीक है बच्चों, वर्तमान भारत से बाहर के किसी स्थान का संदर्भ विशेषता दिया जाएगा। परिवर्तित नाम देखते हैं अब, जो परिवर्तित हो गया यानी जिनके नाम कुछ चेंज हो गए हैं। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि प्राचीन काल के दौरान अनेक जनपद, महाजनपद अस्तित्व में आए। यह प्रवृत्ति मध्यकाल में भी जारी रही तथा बड़ी संख्या में कस्बों व नगरों की स्थापना हुई। कुछ प्राचीन कस्बे व नगर फैले हुए हैं तथा उन्होंने एक विशिष्ट रूप धारण किया है। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ स्थानों के नाम भी चेंज हो गए, परिवर्तित हुए हैं। इस क्रम में हमारे देश भारत के नाम में भी कई परिवर्तन आए हैं, है ना। हमारे भारत के क्या क्या नाम है? एक तो हिंदुस्तान, आर्यावर्त और इंडिया और भारत, है ना बच्चों। ये नाम आप पढ़े, है ना। कौन कौन से हैं अपनी कॉपी में नोट करो। एक तो आर्यावर्त और हिंदुस्तान, ये अपने भारत के नाम है बच्चों। इंडिया और भारत, तो भारत कितने नाम हुए? 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ गया हम। इस क्रम में हमारे देश भारत के नाम में भी कई परिवर्तन आए। प्राचीन काल में हमारे देश का नाम भारत या भारतवर्ष था, जबकि देखो अब बात आ गई प्राचीन काल की। तो प्राचीन काल में हमारे देश का नाम क्या था? भारत या भारतवर्ष। जबकि नए नाम जैसे हिंद, हिंदुस्तान, अल हिंद अस्तित्व में आने लगे, किंतु सभी विद्वानों ने इन नामों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में नहीं किया। कुछ लोगों के लिए हिंदुस्तान का नाम पंजाब, हरियाणा तथा गंगा व यमुना नदी के मध्य के स्थान को इंगित करता है यानी इशारा करता है। कुछ के लिए इस नाम का अर्थ भारतीय महाद्वीप के लोगों की संस्कृति है। भाई भारत का नाम क्यों पड़ा? ये भारतीय महाद्वीप के लोगों की संस्कृति होने के कारण। ठीक है, धीरे धीरे ये नाम भारत की उस राजनीतिक इकाई के साथ जुड़ते चले गए जिसमें भारत का विस्तार हुआ था। भारत के कुछ प्राचीन नाम जैसे भारत और काशी आज भी अस्तित्व में है। ठीक है बच्चों, काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे जो भारत में बहुत सारे मंदिर है ना। और काशी हम किसको भी कहते हैं? भगवान शिव शंकर जी को, है ना। सूचना के साधन, प्राचीन व मध्यकाल में सूचनाओं के साधन अधिकांशतः समान प्रकृति के थे, जिन्हें हम पुरातात्विक व साहित्यिक 2 भागों में बांट सकते हैं। हालांकि इनमें एक परिवर्तन दिखाई देता है, वह यह है कि प्राचीन काल की तुलना में इस काल में कागज आसानी से उपलब्ध थे। ठीक है, इसलिए अनेक लेख व साहित्य लिखे गए, साथ ही साथ अनेक प्रतिरूप भी बनाए गए। ठीक है, यानी चित्र बनाए गए। लिखित शब्दों से जानकारी प्राप्त करना पुरातात्विक स्रोतों की अपेक्षा अधिक सरल है। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, अभी इनके बारे में पढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में इमारतें, चित्र, सिक्के, अभिलेख जिन पर लिखे जाते हैं उनको अभिलेख कहते हैं हम, आदि सम्मिलित होते हैं। मध्यकाल में असंख्य महान इमारतों की रचना की गई थी, जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार। ठीक है, तो ये किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई है। लाल किला आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, तो कुतुब मीनार है दिल्ली में, लाल किला है आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा। ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, तो आगरा के निकट है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, हैदराबाद में क्या है? 4 मीनार। ठीक है बच्चों, तो ये 4-5 बातें आपको याद रखनी है। क्या दिल्ली में पूछ लिया जाए क्या है? कुतुब मीनार व लाल किला है। आगरा में क्या है? बुलंद दरवाज़ा, जो कि आगरा के निकट है फतेहपुर सीकरी, वहाँ पर है। ठीक है, हैदराबाद में क्या है? 4 मीनार है। इन इमारतों पर लिखे अभिलेखों ने इतिहास के काल दिनांक को निश्चित करने में सहयोग प्रदान किया है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार
ये देखो, कुतुब मीनार पर अभिलेख, अभिलेख का मतलब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। और ये क्या अपनी कुतुब मीनार है ना, ऐसे। और ये देखो सिक्कों पर अभिलेख, यानी जो चित्र है उनको छापकर सिक्कों पर कुछ लिखा रहता है। ये देखो मुगल काल के अभिलेख, यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं आगे, सिक्कों, ताम्रपत्रों, ताम्रपत्तर है ना, चट्टानों तथा स्तंभों पर खुद अभिलेखों ने दिनांक तथा ऐतिहासिक, दिनांक आप सभी जानते हो डेट को कहते हैं ना, तथा ऐतिहासिक विकासों को निश्चित करने में सहयोग प्रदान किया है। साहित्यिक स्रोत क्या है? मध्यकाल की अधिकाधिक सूचनाएं साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त की गई हैं, ठीक है। जो मध्यकाल की सूचनाएं हैं वे हमें साहित्यिक स्रोतों से मिली हैं, जिनमें शासकों की जीवनियाँ, यानी उनका जीवन कैसा था, आत्मकथाएं, आत्मकथा का मीनिंग क्या होता है, स्वयं जो लिखी जाती हैं, ठीक है बच्चों। तिथिवर्त, महत्वपूर्ण तिथियां, दिनांक है ना, पत्तर, अभिलेख, कविताएं, यात्रा वृतांत, भाई उन्होंने जहाँ जहाँ यात्राएं की उनके बारे में, तथा अन्य कार्य शामिल है। ये सारी जानकारी किस में मिलती है? साहित्यिक स्रोत में, ठीक है बच्चों। हम जानते हैं कि उस काल में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे। जैसे अब आपने कुछ भी निकलवाना हो तो प्रिंटर से निकलवाते हो ना, छपा हुआ आता बाहर, है ना, तो वो पहले नहीं था, इसलिए प्रतिरूप का कार्य हाथों से ही किया जाता था, छपने का काम हाथों से किया जाता था। तथा वे लोग जो हस्तलिपियाँ यानी हाथ से लिखते थे का प्रतिरूप बनाते थे, उन्हें लिपिक कहा जाता। लिपिक किसे कहते हैं? लिखने वाले को, ठीक है बच्चों। तो हाथों से, कहाँ थे, हाँ, हाथों से प्रतिरूप बनाना कठिन कार्य था। परिणामतः एक ही लेखक द्वारा लिखे लेखकों में भी अंतर दिखाई देता है, जो कभी कभी अस्पष्टता का परिणाम भी होती है। मध्यकाल की कुछ जीवनियाँ, आत्मकथाएं, तिथिवर तथा यात्रा वृतांत हैं। जीवनियाँ, किसी के जीवन के बारे में लिखना, आत्मकथा, स्वयं अपने आप लिखना, तिथिव्रत, जिससे हम उनके बारे में जानकारी मिलती है, कब क्या घटना घटित हुई, यात्रा वृतांत, जहाँ जहाँ उन्होंने यात्राएं की, ठीक है बच्चों। जीवनियाँ व आत्मकथाएं, ठीक है बच्चों। पृथ्वीराज रासो, यह चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई है। यह बुक आती है हमेशा एग्जाम में आपके, जब आपका पेपर होता है। जो पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है बच्चों, ठीक है। यह दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल व उसके साहित्यिक कार्यों की व्याख्या करती है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, ठीक है बच्चों, उसके शासनकाल के और उसके साहित्यिक कार्यों की व्याख्या करती है। अब आगे बात करते हैं बाबरनामा। यह मुगल सम्राट बाबर द्वारा अपनी समय अवधि व शासन के बारे में लिखी गई है, ठीक है बच्चों। हुमायूंनामा, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? गुलबदन बेगम के द्वारा ये हुमायूंनामा लिखी गई, यानी उसकी जीवनी लिखी गई है। हुमायूं के शासन की विस्तृत जानकारी मिलती है, अब उसका शासन कैसा था, ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, जिसमें अकबर के शासनकाल के बारे में लिखा गया है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों दोबारा बात करते हैं इनके बारे में। तो पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक है, किसने लिखी है? चंद्र बरदाई ने। यह दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल व उसके साहित्यिक कार्यों की व्याख्या करती है। जो बाबरनामा है ये एक आत्मकथा है। आत्मकथा, आत्मकथा का मीनिंग क्या होता है? स्वयं लिखने वाला। तो बाबरनामा ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, अगर पूछ लिया जाए तो बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखी है। यह मुग़ल सम्राट बाबर द्वारा अपनी समय अवधि व शासन के बारे में लिखी गई है, भाई मेरा शासन कैसा था उस समय। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? गुलबदन बेगम के द्वारा। यह हुमायूं के शासन के बारे में बताती है। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल द्वारा लिखित है, जिसमें अकबर के शासनकाल के बारे में लिखा गया है। अब आगे पढ़ते हैं। तिथिव्रत क्या होते हैं? तिथिव्रत शासक के शासन के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे हमें भी कोई भी डेट सर्च कर ले, भाई इस डेट को क्या हुआ था, तो वही सामने निकल कर आएगा। तो इसी तरह तिथिव्रत क्या है? तिथिव्रत शासक के शासन के बारे में विस्तृत यानी पूरी जानकारी देता है। कुछ महत्वपूर्ण तिथिव्रत निम्न है। जैसे तुगलकनामा, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह अमीर खुसरो द्वारा लिखित है।
जो तुगलक शासकों से संबंधित है। इन्होंने खजाई उल फुतहू की भी रचना की, जो खिलजी शासकों के शासन के बारे में बताती है। तो तुगलक नामा है, यह किसके द्वारा लिखित है? अमीर खुसरो के द्वारा लिखित है दोस्तों। अब बात करते हैं तारीख ए फरिश्ता। पुस्तक फरिश्ता द्वारा लिखित है। देखो क्वेश्चन में ये आंसर है ना, तारीख ए फरिश्ता, यह किसके द्वारा लिखित है? फरिश्ता के द्वारा ही लिखित है, जो 17वीं शताब्दी तक के दिल्ली सुल्तानों का लेखा जोखा रिकॉर्ड यानी उनके बारे में बताती है। अब बात करते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी लिखी गई थी दोस्तों कलहन के द्वारा। देखो ये लिखा हुआ है कलहन। तो राजतरंगिणी एक पुस्तक है, यह किसके द्वारा लिखी है? यह कलहन के द्वारा लिखी गई है। तुगलकनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है दोस्तों। राजतरंगिणी यह प्रसिद्ध पुस्तक कश्मीर के इतिहास के विषय में बताती है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि राजतरंगिणी से हमें क्या पता चलता है, राजतरंगिणी पुस्तक से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। और किसके द्वारा लिखी गई है? कलहन के द्वारा लिखी गई है। यात्रा वृतांत, यानी उन्होंने जहाँ जहाँ यात्रा की उनके बारे में अब ये हमें बताएंगे। मध्यकाल में बहुत से विदेशी यात्री भारत भ्रमण के लिए आए, ठीक है, तथा उन्होंने अपने अनुभव के बारे में लिखा। भाई हमने भारत में क्या क्या देखा, कहाँ वहाँ ऐसी क्या क्या घटना घटित हुई जो हमें भारत के बारे में जानकारी देती है। उनके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत, यानी जब हम यात्रा करते हैं कहीं की तो उसके बारे में वृतांत लिखते हैं, सारा विस्तृत बिल्कुल फैला हुआ। उस काल की सूचनाओं का प्रमुख स्रोत है। कुछ मुख्य यात्री अपने अनुभव को लिखा है वे अलबुर्नी, इब्न बतूता, मार्को पोलो और निकोलो आदि हैं। इन यात्रियों ने भारत की यात्रा की और भारत के बारे में लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये रहा देखो मार्को पोलो। ठीक है, तो ये सारे यात्री जो दूसरे देश के थे, अपने देश का इन्होंने भ्रमण किया, भारत देश का, और अपने भारत के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी है? तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और जो मुझसे नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपकी जो क्लास की, चाहे आपकी साइंस हो या सामाजिक हो, कोई ऐसे सब्जेक्ट हो, उसकी मैं डेली वीडियो डालता रहता हूँ, वो आप सारी वीडियो देख सको। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को भी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।